Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside Classes, and today we are going to discuss second part of last 20 years PYQs on the topic evolution, human variation, growth and development. So let's start. So in this video we are going to discuss the PYQs related to these three units, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. Unit 2 belongs to theories of organic evolution, extinct and extant primates. Unit 3 belongs to human variation and genetics. And Unit 4 belongs to human growth and development. So let's start. सो इन फर्स्ट पार्ट जो इवोल्यूशन और ग्रोथ एंड वेरिएशन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ ईयर्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है और यहाँ पे जून 23 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। अब डीएनए के नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन आता है, ठीक है, एटीसीजी, ठीक है। और आरएनए की मतलब आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन होता है, ठीक है। तो थाइमिन की जगह पर यहाँ पे यूरेसिल होता है, ठीक है। तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन ये होता है आपका डीएनए में, और आरएनए में होता है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। तो थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लिख रहा है विच इज नॉट फाउंड इन डीएनए, ठीक, विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। तो एडेनिन तो पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, थाइमिन भी पाया जाता है, बट यूरेसिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए। यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए, यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइटोसिन नहीं लिखा हुआ है और थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है आरएनए में। थाइमिन तो दिया है पर साइटोसिन नहीं दिया है, यहाँ पे यूरेसिल लिख दिया है, और यूरेसिल जो है वो आरएनए का नाइट्रोजनस बेस है। तो राइट आंसर इज यूरेसिल 3, ठीक है। व्हाट इज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब सिंथेटिक थ्योरी क्या होती है, सिंथेटिक थ्योरी आपने पढ़ा है न्यू डार्विनिज्म जो है आइडियाज, वही सिंथेटिक थ्योरी। उसमें क्या किया गया था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड मॉडर्न जेनेटिक्स या पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरीज थी, उनको कंबाइन करके एक नई थ्योरी डेवलप की गई इवोल्यूशन की, दैट इज नोन एज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू आइडियाज, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स, और मॉडर्न जेनेटिक्स कह सकते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कह सकते हैं। तो उसके दोनों के आइडियाज को जोड़कर यह सिंथेसिस की गई है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंथेटिक theory of evolution. So a theory describes the process by which new species arise, a theory that combines the ideas of natural selection and genetics, a theory that explains the origin of life on the earth, a theory that describes the structure and evolution of DNA. The right answer is 2, that is a theory that combines the ideas of natural selection and genetics. Okay. According to Neo-Darwinism, what is the prime source of variation in the population? तो जैसा कि बताया कि नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात होती है, और इसमें वेरिएशन क्यों होता है, किन वजहों से होता है, तो उसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें कि म्यूटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स प्राइम सोर्स ऑफ वेरिएशन कह सकते हैं। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डाइवर्जेंस नहीं होगा, डीएनए प्रूफ रीडिंग नहीं होगा। तो न्यू डार्विनिज्म में प्राइम सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन को माना गया है। अदर फैक्टर्स भी हैं, जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, बट द प्राइम सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। Neo-Lamarckian scientists find that adaptations are universal and it happens through the causal relationship of, ठीक है। तो लेमार्कियन थ्योरी आप जानते हैं, लेमार्किज्म जिसको कहते हैं, ये लेमार्क के द्वारा दी गई थी। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था, जिसमें कि उनके दो मेन मीन्स मतलब थ्योरी के मेन दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड दूसरा था एक्वायर्ड थ्योरी, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
और इसी को मिलके उनकी थ्योरी बनी थी लेमार्कियन की, लेमार्किज्म थ्योरी जो इवोल्यूशन की थी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जितना ही किसी ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं तो वो डेवलप होता है, अगर डिस यूज़ करते हैं तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह रहता है, मीन्स उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो इवॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका कोई फंक्शनिंग नहीं होती बॉडी में। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो इनका कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि कोई भी जो मीन्स कैरेक्टर एक्वायर किया गया, मीन्स नीड्स के अकॉर्डिंग हमने न्यू चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हुए उसको अडॉप्ट करने के लिए जो भी हमारी बॉडी में चेंज हुए और उसको उसकी वजह से जो भी नया कैरेक्टर आया, अगर वो एक्वायर हो गया है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है और इससे एक नई स्पीशीज का जन्म होता है, ऐसा उन्होंने बताया। जिसमें कि डियर का एग्जाम्पल दिया था कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो जो ग्रास लैंड होते थे वो खत्म हो गए और फिर लंबे लंबे ट्रीज हुए, उनकी ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए डियर ने अपनी गर्दन उठाई तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग हुई नेक की और उस तरह लॉन्ग नेक वाले जिराफ पैदा हुए। तो डियर से एक नई स्पीशीज का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, दैट इज जिराफ। तो ये एक एग्जाम्पल देते हैं लेमार्किज्म की थ्योरी में, जिसमें कि बाद में उसको विजमैन ने जर्म प्लास्ट थ्योरी से उसको डिस्प्रूव किया था। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि नियो लेमार्किज्म जो है, जिसमें कि जर्म प्लास्ट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि कहते हैं कि एडाप्टेशंस तो यूनिवर्सल है एंड इट हैपेंस थ्रू द केजुअल रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एनवायरनमेंट होगा। बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपकी नीड्स चेंज होती है, नीड्स चेंज होती है तो आपके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है। बिकॉज टू कोप विद दैट न्यू एनवायरमेंटल चेंजेस, आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उस नई एनवायरमेंटल कंडीशंस को, तो आपके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है। स्ट्रक्चर में बदलाव आता है क्योंकि तो नए स्ट्रक्चर्स तो नई फंक्शनिंग होती है। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एनवायरनमेंट, ये जो तीनों का कैजुअल रिलेशनशिप है, इसी को नियो लेमार्किज्म ने अपनी थ्योरी में बताया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो इस तरह एक नई स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है। What is the role of ribosomes in the protein synthesis? Protein synthesis में ribosomes का क्या रोल है? To synthesize RNA, to bind to the DNA during the transcription, to carry the amino acid to the growing protein chain, to link the amino acid together to form a protein. Fourth option correct है. To link the amino acid means bind करता है amino acid को together to form a प्रोटीन, ठीक है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं जिससे कि अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ते हैं और उससे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का यही है कि वो अमीनो एसिड्स को बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। Then heteroploidy refers to the condition where an organism has an abnormal number of which of the following? Heteroploidy, hetero माने होता है different and ploidy, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में जब चेंज आ जाता है, एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, उसी को हम कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम्स हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ रहा है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है हेट्रोप्लॉइडी में, जिसमें कि एन्यूप्लॉइडी इज आल्सो अ काइंड ऑफ हेट्रोप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये हेट्रोप्लॉइडी के मतलब टाइप्स हैं। एन्यूप्लॉइडी में मीन्स इंक्रीज भी होता है, मीन्स एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी आप लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स में। और पॉलीप्लॉइडी होती है जिसमें ट्रिप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी ये सब होता है। तो हेट्रोप्लॉइडी मीन्स एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लिंक जीन्स? लिंक जीन्स के बारे में कौन सा ट्रू है? तो लिंक जीन्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, हाँ ये सही है, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। लिंक जीन्स तब कहे जाते हैं मीन्स एक क्रोमोसोम में है और उनके बीच में क्लोजनेस है। अगर दूर दूर है तो वो लिंक जीन्स नहीं कहे जाएंगे। दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये गलत होगा। दे ऑलवेज कॉज दिस, ये भी गलत है। दे ऑलवेज इनहेरिटेड सेपरेटली, ये भी गलत है। बिकॉज ये अगर सेम क्रोमोसोम है तो सेम वो इनहेरिटेंस उसका सेम नहीं मतलब एक साथ होगा, टुगेदर होगा, नॉट सेपरेटली, ठीक है। टुगेदर दे आर इनहेरिटेड बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है,
अब क्रोमोसोम में एक ही जगह पर दो जो है लिंक जीन्स आपस में, मतलब ये जीन्स आपस में क्लोजली लोकेटेड है और एक ही क्रोमोसोम में है, एक ही क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है और इसी में दो जीन्स लोकेटेड है और जो आपस में क्लोज है, तो ये लिंक्ड जीन्स कहे जाएंगे, ये लिंक्ड जीन्स कहे जाएंगे। और मान लीजिए दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, एक इसमें जीन है एक इसमें जीन है, तो ये लिंक जीन्स नहीं कहलाया जाएगा, नॉट लिंक्ड, नॉट लिंक्ड, ठीक है। और मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम्स पे है दो जीन्स पर आपस में दूरी है, तो ये भी नॉट लिंक्ड है, ये भी नॉट लिंक्ड है। तो लिंक्ड जीन्स कहने का मतलब होता है कि एक तो वो एक ही क्रोमोसोम पे है, दूसरा उनके बीच में क्लोजनेस है, दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अगर फार फ्रॉम ईच अदर होंगे और पहली कंडीशन तो है कि एक क्रोमोसोम पे है लेकिन एक दूसरे से दूर है, इसलिए लिंक जीन्स नहीं है। तो लिंक जीन्स बनने के लिए एक तो एक ही क्रोमोसोम पे होना जरूरी है, दूसरा एक दूसरे के क्लोज होना जरूरी है, और एक दूसरे के क्लोज हैं एक ही जीन पे हैं, तो इसका मतलब वो टुगेदर इनहेरिटेड होंगे, दे ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, नॉट सेपरेटली, ठीक है। ये नॉट लिंक्ड के केस में होगा जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में हैं या फादर हैं, तो वो सेपरेटली इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। तो लिंक्ड जीन्स के बारे में ये पहला जो है वो ट्रू है, दे आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। Then which of the following describes the genetic constitution of a population? तो देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल अगर होता, एक इंडिविजुअल की अगर बात होती तो जीनोटाइप होता, ठीक है। पर यहाँ पर वर्ड पॉपुलेशन यूज किया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है तो आपका आंसर होगा जीन पूल, जीन पूल आंसर होगा, ठीक है। तो जीन पूल जो है पूरे कलेक्शन है, पूरे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कलेक्शन को हम जीन पूल कहते हैं। लेकिन जीनोटाइप मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में है, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जीनोटाइप कहते हैं, बट पूरी पॉपुलेशन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जीन पूल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग द मियोसिस। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मियोसिस में 2 राउंड होते हैं सेल डिवीजन के, माइटोसिस में 1 होता है। देन विलेज ऑफ लॉसेबल ऑक्सिन्स इज इन सेंट्रल फ्रांस इज फेमस फॉर, अभी आपने फॉसिल प्राइमेट्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो फॉसिल प्राइमेट्स में जब आप पढ़ रहे थे तो लॉसेबल ऑक्सिन्स जो फ्रांस का है, और आपने मिडिल पैलेथिक कल्चर भी जब पढ़ा था यूरोप का, तो भी आपने पढ़ा था निएंडरथल से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, निएंडरथल से। निएंडरथल की जो सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी निएंडर वैली जर्मनी से हुई थी, और बाकी जो अदर साइट्स है उसमें लास एपोलॉक्सेंस जो सेंट्रल फ्रांस की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है। उसके अलावा जो एशिया की साइट है शहरीदार केव है। तो निएंडरथल की लॉस एपोलॉक्सेंस हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स, तो इसमें आपका देख लेते हैं कौन कौन सा, तो बॉडी वेट मेजरमेंट को ही हम एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स में करते हैं, मीन्स जो डिफरेंट बॉडी शेप एंड साइज है उसको हम मेजरमेंट लेते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स हाँ आ जाएगा एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स में, वेस्ट टू हिप रेशियो ये भी आएगा, आर्म टू हाइट रेशियो ये भी आएगा, ब्लड प्रेशर इंडेक्स ये नहीं आएगा, इज नॉट एन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का जो हम इंडेक्स लेते हैं कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एंड जो मीडियम ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ क्या है, ये इट्स नॉट एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स, ये ब्लड प्रेशर का इसमें काउंट करते हैं। इसमें बॉडी वेट एंड हाइट से कोई रिलेशन नहीं है मेजरमेंट से, तो इसलिए ब्लड प्रेशर इंडेक्स इज नॉट एन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देन विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, आंसर है फीमर, ये आप जानते हैं, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। देन बेबून एंड मैकॉक्स, अब बेबून एंड मैकॉक्स जब आप पढ़ रहे थे एक्सटैंक्ट प्राइमेट्स में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेबून एंड मैकॉक्स जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं, सर्कोपिथेकॉइडिया इनकी फैमिली होती है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं, इसमें मैंड्रिल भी आते हैं जो लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं, मीन्स सबसे बड़े होते हैं साइज में मैंड्रल्स, ठीक है। और जो न्यू वर्ल्ड मंकीज उसमें सबसे बड़े हाउलर होते हैं, हाउलर मंकीज, लेकिन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में मैंड्रिल बड़े होते हैं, इसमें कोलोबस मंकीज भी आते हैं, बेबून एंड मैकाक्स, कोलोबस मंकीज और मैंड्रिल, ये सारे कुछ क्या है
ओल्ड बर्ड मंकीज हैं। तो क्रैनियम ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी हम लोगों ने अभी फॉसिल प्राइमेट्स में पढ़ा है। और इसमें हम लोगों ने मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अफ्रीकानस और रोबस्टस, ये जो दो वेराइटी थी अफ्रीका की, इनको जो है साउथ अफ्रीका से ही ये दोनों मिले थे, रोबस्टस एंड अफ्रीकानस। जो ये टोंग बेबी था अफ्रीकानस, और रोबस्टस की वैरायटी भी मिली थी पैरेंथ्रोपस रोबस्टस की, साउथ अफ्रीका से ही। और इनको खोजने वाले भी दोनों आर से हैं, आर से हैं। बस आंसर आपको ट्रिक इतनी लगानी कि रॉबर्ट और रोबस्टस एक है, रॉबर्ट ब्रूम रोबस्टस, रॉ करके हमने बताया था कि अगर याद करना है तो रोबस्टस को रॉबर्ट ब्रूम ने खोजा था, और जो बच गए रेमंड डार्ट, उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को खोजा था। ठीक है, और ये जो दोनों नाम हैं यूजीन डुबोइस एंड डेविडसन ब्लैक, ये दोनों जावा मैन और पेकिंग मैन को खोजे थे। ठीक है, तो यूजीन डुबोइस ने जावा मैन को खोजा था इंडोनेशिया के ट्रिनिल में, जावा में, और डेविडसन ब्लैक ने पेकिंग में, चाइना के पेकिंग में डेविडसन ब्लैक ने पेकिंग मैन को खोजा था। तो इस तरह राइट आंसर आपका हो जाएगा रेमंड डार्ट। क्रैनियम ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट। Then gradual deterioration of the functional characteristics of human is known as, gradual deterioration आपने ग्रोथ सेनेसेंस में पढ़ा था डेवलपमेंट में। तो एजिंग प्रोसेस के पहले क्या होता है, सेनेसेंस होता है, मीन्स धीरे धीरे हमारे ऑर्गन से डिटोरिएट करने लगते हैं, कि फंक्शनिंग में कमी आने लगती है, इसको हम सेनेसेंस कहते हैं। ठीक है, Given below are the two statements. One is labeled assertion and reason वाला क्वेश्चन है। assertion देख लेते हैं। Human evolution is characterized by bipedalism, which is ability to walk on the two legs. हाँ सही है। Then reason है bipedalism unique to humans is believed to have evolved around 4 million years ago as a response to the changing environment. हाँ ये भी सही है। मीन्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था मीन्स बाइपेडल लोकोमोशन, जो कि होमो इरेक्टस के टाइम पे मीन्स सही से डेवलपमेंट हुआ था, पर उसके पहले भी स्टार्ट हो गया था, बाइपेडल लोकोमोशन करने लग गए थे। तो ये दोनों ही सही हैं, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, Given below are two statements. One is labeled A, assertion, and reason है. The volume of cranium has undergone significant decrease in prolonged course of evolutionary history of humans. And reason the increase in brain size and complexity is linked to the development of language and the ability to use tools. तो देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए कि वॉल्यूम ऑफ क्रैनियम हैज अंडरग्रोन सिग्निफिकेंट डिक्रीज वर्ड यूज किया गया है इन द प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, जबकि आपने जो पढ़ा है उसमें जो लगातार जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुई है, हम देखते हैं कि क्रैनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के समय जो क्रैनियल कैपेसिटी 400 सीसी होती थी, वो होमो इरेक्टस आते आते वो 600 सीसी होती है, 600 से 900 सीसी तक हो जाती है क्रैनियल कैपेसिटी। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ क्रैनियम है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। फिर जब होमो इरेक्टस से हम नियंडरथल की तरफ चलते हैं तो अचानक से तेजी से रैपिड इंक्रीज हमको दिखाई देता है और 1450 सीसी हो जाती है, जो कि आर्केइक होमोसेपियंस जो थे उनसे भी ज्यादा होती है। आर्केइक होमोसेपियंस जो थे उनका 1350 सीसी तक रहता है, नियंडरथल का सबसे ज्यादा था, और उसके बाद जो होमोसेपियंस आते हैं उनमें 1650 सीसी तक रहता है, 1650 सीसी तक। तो ये हम देखते हैं कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें लगातार हमको लगातार ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई दे रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई दे रहा है। एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ नियंडरथल है, बाकी हम लगातार क्या देख रहे हैं, इंक्रीज देख रहे हैं। ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी में इंक्रीज लगातार दिखाई दे रहा है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्रैनियम हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट डिक्रीज ना होकर इंक्रीज होगा यहाँ पर इन प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड द इंक्रीज इन द ब्रेन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू यूज टूल्स। हाँ ये सही है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, ये तो गलत हो गया, बोथ ये भी गलत हो गया। ए इज करेक्ट, ये भी गलत है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा।
A is not correct but R is correct. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. Arrange the following scientists related to biological, physical, anthropology in a sequence based on their time period starting from the earliest. ठीक है, अब अर्लीस्ट से हमको जो है लेटेस्ट की तरफ पढ़ना है. तो अगर हम देखें तो डार्विन, मेंडल, लीके, गुडाल एंड लेमार्क दिया हुआ है. तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? लेमार्क आएंगे. लेमार्क के बाद डार्विन आएंगे. सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लेमार्क ने दी थी, देन डार्विन ने दी थी. देन जेनेटिक्स आता है मेंडल के द्वारा. देन लीके की खोज आती है जो कि उन्होंने होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को खोजा था. ठीक है, और उसके बाद आते हैं गुडाल. ठीक है, गुडाल जो कि चिंपैंजीज पे देखते हैं कि उन पे जो टूल मेकिंग प्रॉपर्टी दिखाई देती है, मतलब बिहेवियर दिखाई देता है, यूज एंड मेकिंग ऑफ टूल. तो ये हो जाएगा आपका. सबसे पहले आप लेमार्क लगाएंगे. लेमार्क में जो है मीन्स इन्होंने तो मतलब जो डार्विन ने 1859 में थ्योरी दी थी अपनी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, और अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये 1859 में दिया था, और लेमार्क में 1809 में दिया था. ठीक है, तो 50 इयर्स का अंतर था. लेमार्क की थ्योरी जो लेमार्किज्म आई थी वो 1809 में, उसके 50 इयर्स बाद ये इन्होंने दिया था. और उसके भी 7 इयर्स बाद इनकी रिकॉर्डमेंटल की आई थी 1866 में. ठीक है, 1866 में मेंडल की थ्योरी आई. देन लुइस लीके और मैरी लीके ने ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयजी और होमो हैबिलिस को खोजा था. लुइस लीके और मैरी लीके ने ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयजी एंड होमो हैबिलिस, इन दो को खोजा था. और 1959 में इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयजी को खोजा था ओल्डुवाई जॉर्ज से, इथियोपिया मींस तंजानिया के ओल्डुवाई जॉर्ज से. और 1959, हाँ 59, और 1960 में इन्होंने होमो हैबिलिस को खोजा था ओल्डुवाई जॉर्ज से ही. तो सेम जगह से, मतलब सेम साइट से, ओल्डुवाई जॉर्ज जो तंजानिया की है, ईस्ट अफ्रीका की साइट, वहीं से उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयजी को 1959 में अलॉन्ग विद मैरी लीके, एंड 1960 में इन्होंने होमो हैबिलिस को खोजा था. ठीक है, होमो हैबिलिस को और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयजी. ठीक है, तो ये आपको जो फॉसिल प्राइमेट्स पढ़ाया गया उसके जो चार्ट दिया गया उसमें आप देख लीजिएगा. तो 1959 है 1960. ओके, तो ये हो गया. तो 1859, 1809 सबसे पहले, फिर 1859, देन 1866, देन लुइस लीके एंड मैरी लीके का 1959 1960, एंड देन जेन गुडाल का, जेन गुडाल इन्होंने 1964 में दिया था, 1964 में. ठीक है, 60 में इन्होंने स्टडी की थी, लेकिन 1964 में इनका जो है पब्लिश हुआ था नेचर में, जो इन्होंने चिंपैंजी पे स्टडी किया था. तंजानिया में इन्होंने गॉम्बे एक जगह है वहां पर स्टडी किया था तंजानिया में, कि चिंपैंजीज में टूल मेकिंग बिहेवियर, यूज एंड मेकिंग ऑफ टूल. ठीक है, तो जेन गुडाल का है 1964. ओके, तो सबसे लास्ट में गुडाल आएगा. तो देख लेते हैं यहाँ पर अरेंज करना. ई से स्टार्ट होगा, मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है. ऑप्शन 3 करेक्ट है. पहले लामार्क लगाएंगे, फिर डार्विन ई ए, देन बी दैट इज ग्रीगर जॉन मेंडल, देन लुइस लीके, एंड देन जेन गुडाल. ठीक है, then arrange the following hominid fossils in chronological order from earliest to most recent. अब देखिए chronological order from earliest to most recent दिया हुआ है. इसी से रिलेटेड हम लोगों ने जो फॉसिल प्राइमेट्स पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं डिस्कवरी बेस्ड,
कि सबसे पहले डिस्कवरी किन फॉसिल्स की हुई, फिर बाद में किसकी हुई। तो इस तरह भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पर हमको उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस आ जाएगा, इसमें सबसे पुराना ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। देन इसके बाद यहाँ पर होमो इरेक्टस दिख रहा है, देन निएंडरथाल्स दिख रहा है, देन क्रो मैग्नन दिख रहा है, एंड देन लास्ट में होमो सेपियंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम बी रखेंगे, बी ए वाला ऑप्शन है, ऑप्शन 3। Australopithecus afarensis, then Homo erectus, then C से Neanderthal, then D से Cro-Magnon, then E से Homo sapiens. Okay, option 3 is correct. Then next question देख लेते हैं. In the evolutionary history of Homo sapiens, Neanderthals were relatively more developed than archaic humans. हाँ, ये हम लोगों ने देखा. अभी देखिए cranial capacity हमने बताया था कि 1450 cc तक थी, जबकि archaic sapiens की 1350 थी. ठीक है, 1000 समथिंग से 1350 तक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी आर्किक सेपियंस की। तो ये लगभग कुछ जो होमो इरेक्टस की कुछ वेराइटीज थी उनसे मैच करती थी, और उसके बाद फिर वो निएंडरथल की भी जो अर्ली वेराइटीज उनसे मैच करती थी। तो इनके बीच का कहीं का इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी हुआ करता था आर्किक होमो सेपियंस का। तो निएंडरथल्स आर रिलेटिवली मोर डेवलप्ड देन द, बिकॉज इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा थी निएंडरथल्स में। और इसी समय इन्होंने जो डिफरेंट मीन्स जो रिलीजन की शुरुआत मानते हैं या वरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत मानते हैं, इस तरह की निएंडरथल के समय ही स्टार्ट हुआ था। In the evolutionary history of Homo sapiens, Neanderthals were relatively less developed than Homo erectus. ये तो गलत होगा, because Homo erectus से ज़्यादा डेवलप्ड है। Homo erectus के बाद ही आते हैं Neanderthals, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा इवॉल्व थे ये निएंडरथल्स, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, साइज ऑफ चिंपैंजी ब्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ होमो सेपियंस। ये तो गलत होगा। चिंपैंजी की जो क्रेनियल कैपेसिटी है बहुत कम होती है, 300 टू 400 सीसी होती है, जबकि होमो सेपियंस की आपकी देखना है आपने 1650 सीसी होती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। एंड स्टेटमेंट 2, among the primate chimpanzees are the closest लिविंग रिलेटिव्स ऑफ द होमो सेपियंस। हाँ, ये सही है, बिकॉज इनका जो डीएनए है वो 99% डीएनए जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए ये क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स है। इनका जो इंटेलिजेंस है वो भी लगभग समान है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन यहाँ पे मैच कराना है, कार्ल लैंडस्टीनर, हार्डी वेनबर्ग, रेमंड डार्ट, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। तो शेल्डन ने तो सोमैटोटाइप बताया था, ह्यूमन सोमैटोटाइप। रेमंड डार्ट आपने पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को खोजा था। हार्डी वेनबर्ग ने जेनेटिक वेरिएशन पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स की थ्योरी दी थी। एंड कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं इन पे काम किया था। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ है। देन और चेक कर लेते हैं, बी का 1 सही है, रेमंड डार्ट का, सी का 4 सही है, एंड डी का 2 सही है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रेस इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। हाँ, ये सही है। रेसिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू जेनेटिक वेरिएशन। ये तो गलत होगा। देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग अमंग द ह्यूमन स्टॉक। हाँ, ये सही है। रेसिज्म हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस अमंग द ह्यूमन स्टॉक्स। ये गलत होगा, ठीक है। जेनेटिक्स हैज प्रूव्ड दैट डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स आर ड्यू टू लिंक्ड जीन्स। ये भी गलत है। तो ए एंड सी ओनली करेक्ट है, ए एंड सी ओनली, ठीक है। देन मैच कराना है, एस शेप स्पाइन आप जानते हैं होमो सेपियंस ह्यूमंस में हम लोग में एक्स शेप स्पाइंस होता है। देन प्रोट्रूडिंग जा, ये तो आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस में मिलेगी। बाइपेटलिज्म जावा मैन में मिलेगा, होमो इरेक्टस बाइपेटलिज्म। एंड देन सिक्यूलर ट्रेंड आपको एक्सेलरेशन ऑफ मैच्योरेशन, ये ग्रोथ का है, यहाँ पे आपको सिक्यूलर ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। तो एच शेप स्पाइन होमो सेपियंस, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन प्रोट्रूडिंग जॉ 4, देन सी का हो गया 1 एंड डी का 2,
ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्म प्लाज्म थ्योरी। हमने पढ़ा था अभी लमार्क की थ्योरी को, जो डिस्प्रूव करने वाले थे वीसमैन, उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, क्योंकि लमार्क ने अपनी थ्योरी में इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की, पर वो कैरेक्टर सोमैटिक सेल से एक्वायर नहीं हो सकता, वहां पर निश्चित कोई जर्म प्लाज्म, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म दो में डिफ्रेंशिएट किया विस्मैन ने, और बताया कि सिर्फ कैरेक्टर्स जो कि जर्मप्लाज्म के थ्रू जो है ट्रांसमिट होंगे, वही कैरेक्टर्स एक्वायर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, वो ट्रांसफर होंगे, इनहेरिट होंगे। जो सोमैटिक सेल से मींस कैरेक्टर हम देखते हैं, वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो सकते। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी इस तरह उन्होंने दी थी, और चूहे पे 20 जनरेशन तक उन्होंने चूहे की माइस की जो वो थी पूंछ काट के देखी थी, और हर जनरेशन में वो फुल टेल के साथ वो चूहा पैदा होता था। इसका मतलब कि सिर्फ सोमैटिक सेल्स के थ्रू कोई भी जेनेटिक जो ट्रांसफर है वो नहीं हो सकता। तो विस्मान ने जर्म प्लाज्म थ्योरी इस तरह दी थी, और उन्होंने जर्म प्लाज्म के थ्रू ही वो जेनेटिक मींस इनहेरिटेंस हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। Then which of the following polymorphism is based on the restriction enzymes? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब बात आ जाती है तो RFLP आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका नाम है। और इस वाले में क्या किया जाता है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट डीएनए होता है सेगमेंट, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। तो क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया गया है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहा था, और फिर उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं, डिफरेंट जो लेंथ के डीएनए फ्रैगमेंट्स हमको मिलते हैं उसमें फिर जेनेटिक वेरिएशन की एनालिसिस की जाती है। तो इस तरह ये एक RFLP होता है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसलिए क्वेश्चन जो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो आपका RFLP हो जाएगा। ठीक है, credit of classifying Indian people on the scientific basis of anthropometric measurements for the first time goes to, क्योंकि first time लिखा है और first time रिसले ने शुरू किया था 1915 में। ठीक है, 1901 में पहला सेंसस इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स इन्होंने फर्स्ट टाइम 1901 में स्टार्ट किया था। 1891 से 1901 तक चला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसले। देन पटाउ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, अब पटाउ सिंड्रोम की जब बात आती है तो ट्राइसोमी 13 हो जाएगा, ट्राइसोमी 13 को ही पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। ट्राइसोमी 18 आपका एडवर्ड सिंड्रोम है। ठीक है, और ये ट्राइसोमी 21 ये आपका डाउन सिंड्रोम है, और ट्राइसोमी 11 ये पार्शियल ट्राइसोमी कहते हैं इसको, ये ट्राइसोमी 11 है। ठीक है, तो ट्राइसोमी 13 की जब बात आए तो पटाउ सिंड्रोम आपको लगाना है, 18 आ जाए तो एडवर्ड लगाना है, 21 है तो डाउन है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम इज द प्रेजेंस ऑफ, अब डाइसेंट्रिक लिखा है तो इसी से आपको समझ लेना होगा 2 सेंट्रोमियर्स पाए जाते हैं। डाई मीन्स 2 सेंट्रोमियर्स है तो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, देन एमन ब्लड ग्रुप सिस्टम इज, अब एमन ब्लड ग्रुप सिस्टम एक कोडोमिनेंट सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट मीन्स फुल एक्सप्रेशन होता है, मीन्स जो एलील एम है एम एन है, दोनों का ही इक्वल एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसको कोडोमिनेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इट्स एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंट सिस्टम, इक्वली एक्सप्रेस्ड है, कोई एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट है, इसलिए कोडोमिनेंट सिस्टम है। ठीक है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स मैटरनल lineages कैन बी ट्रेस्ड थ्रू, क्यों मैटरनल lineages की बात है, और ओनली दे आर ट्रेस्ड थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही एक ऐसा डीएनए जो सिर्फ माँ के थ्रू इनहेरिट होता है। ठीक है, उसमें फादर का कोई रोल नहीं होता, माँ के थ्रू ही इनहेरिट होता है, और इसीलिए मैटरनल लीनेजेस को अगर ट्रेस करना है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू ही किया जा सकता है, बिकॉज न्यूक्लियर डीएनए में तो दोनों पेरेंट्स से जो है इनहेरिटेंस होता है,
जीन का ट्रांसफर होता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल केस डीएनए के केस में ओनली मदर से ही वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर होता है उसके ऑफस्प्रिंग पे। तो इसलिए अगर मैटरनल लीनेजेस को ट्रेस करना है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 है। देन प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, these smaller molecules are called as amino acids. ऑप्शन 3 करेक्ट है। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म, ये आपने पढ़ा था, कुवियर होगा। देन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो डार्विन की बुक है, इसी में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। देन बिलोंग्स टू सुपर फैमिली सर्कोपिथिक्वाइडिया, सर्कोपिथिक्वाइडिया आप जानते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की फैमिली है। अब इसमें आपको देखना होगा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कौन से हैं, ओरंगुटान नहीं है, गिब्बन नहीं है, बेबून, बेबून इज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, मैकाक एंड बेबून दीज आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो सर्कोपिथिक्वाइडिया ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की फैमिली और बेबून जो है एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। ये तो दोनों एप्स हो गए, ठीक है, और ये क्या है, न्यू वर्ल्ड मंकी है, तो ओनली बेबून। देन वॉज द कल्चर ऑफ नियंडरथल, नियंडरथल के समय कौन सा कल्चर था, आप जानते हैं माउस्ट्रेलियन कल्चर था। मिडिल पैलेथिक का ये ट्रेडिशन है माउस्ट्रेलियन, ये सब आपने आर्कियोलॉजी में पढ़ा है। नियोनेटल पीरियड, नियोनेटल पीरियड इज फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज होगा, तो जो पहला मंथ होता है चाइल्ड का उसमें नियोनेटल कहा जाता है, ठीक है। फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट मंथ कह सकते हैं, फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट 28 डेज, 0 से 28 डेज के बीच का जो बेबी होता है वो न्यूनेटल पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। दिसंबर 2023 क्वेश्चन देख लेते हैं। एफी जॉनस्टन एंड के एम केंसिंगर 1971 इंक्लूडेड द कंपोनेंट इंटेंसिटी एमी in the estimation of the selection intensity. Here IME is obtained as ratio proportion of embryonic and fetal death and proportion of live births, ratio proportion of fetal and death and live births, embryonic death and live births, embryonic and fetal death and proportion of offspring surviving beyond 15 years. तो केंसिंगर और जॉनस्टन का जो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसमें जो IME है उसको मीन्स जो ऑब्टेन करने का जो रेशियो था, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेथ एंड प्रोपोर्शन ऑफ लाइव बर्थ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 1958 में सबसे पहले इसको क्रो ने दिया था, क्रो ने 1958 में सबसे पहले क्रो इंडेक्स कहा जाता है जिसको कि उन्होंने सिलेक्शन इंटेंसिटी को के एस्टिमेशन के लिए उन्होंने दिया था, जिसमें कि उनका जो रेशियो था दैट इज द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट नेटल डेथ एंड प्रोपोर्शन ऑफ लाइव बर्थ था। इसी को मॉडिफाई किया 1971 में केंसिंगर एंड जॉनस्टन ने, और उन्होंने जो नया IME को मीन्स ऑब्टेन करने का जो रेशियो बताया दैट इज द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेथ, मीन्स प्री नेटल डेथ की बात करते हैं ये, ठीक है। क्रो जो थे वो पोस्ट नेटल डेथ की बात करते थे, पोस्ट नेटल डेथ एंड प्रोपोर्शन ऑफ लाइव बर्थ उनका जो रेशियो था, बट इनका क्या है, प्री नेटल डेथ है, प्री नेटल, और प्री नेटल डेथ में एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेथ दोनों आएगी, ठीक है। तो जब केंसिंगर का आ जाए आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप लगाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेथ एंड प्रोपोर्शन ऑफ लाइव बर्थ, लेकिन अगर यहाँ पे क्रो लिखा रहेगा 1958 देन जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट नेटल डेथ एंड प्रोपोर्शन ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। जो दिसंबर 2023 का हम लोगों ने ये मीन्स हर दिन 10 सीरीज थी उसको आपने देखा होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हुए हैं। अगस्त 24 का भी है, जनवरी 25 का भी हर दिन 10 सीरीज है, और दिसंबर 23 का भी हर दिन 10 सीरीज है, उसमें भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पर भी ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। In which of the varietal unions the coefficient of consanguinity is likely to be the least? अब कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity की बात आती है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity है और डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है उन दोनों में ही
आपस में रिलेशन है। जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ये बताती है कि आपका जो कजिन है, मतलब ये जो आपके किन्स हैं वो कितना, मतलब जो क्लोज रिलेटेड किन्स है और जो फार रिलेटेड किन्स है या डिस्टेंट रिलेटेड किन्स है, डिस्टेंट किन्स है आपके, तो उसके आधार पर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्sanguinity या कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग काउंट की जाती है। तो जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है उसका भी हाफ हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्sanguinity। तो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस मींस जब जितने ही क्लोज कजिन्स हो किन्स होंगे उनमें जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितने ही फार किन्स होंगे उनमें डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस कम होता जाएगा। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कॉन्sanguinity भी क्लोज किन्स में ज्यादा होगी और फार किन्स में कम होने लगेगी। तो इसमें देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ जो कॉन्sanguinity है वो लीस्ट किस में होगी, मीन सबसे कम किस में पाई जाएगी। तो देखिए हाफ फर्स्ट कजिन है, फर्स्ट कजिन है, सेकंड कजिन है, पैरेलल कजिन है। अब फर्स्ट कजिन और पैरेलल कजिन में तो सेम होगी, जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्sanguinity की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। ठीक है, फर्स्ट कजिन्स में और ये आपके पैरेलल कजिन्स में, फर्स्ट कजिन और पैरेलल कजिन्स में डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस और इसकी एक आएगी, और हाफ फर्स्ट कजिन में उसके बाद आएगी, लेकिन जो सेकंड कजिन है उसमें सबसे कम आएगी। सेकंड कजिन में डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस की वैल्यू सबसे कम आएगी। ठीक है, क्योंकि सेकंड कजिन जो है, जो फर्स्ट कजिन के बच्चे वो आपस में सेकंड कजिन है, तो सबसे फार जो रिलेटिव्स है वो कौन है, सेकंड कजिन है। तो सेकंड कजिन में डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस सबसे ज्यादा सबसे कम है, और इसलिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्sanguinity भी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड कजिन जो है इसमें आपके इसमें राइटल यूनियन में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्sanguinity सबसे लीस्ट मिलेगी। Then which of the following statement is not correct for the lymphoid growth curve? अब the lymphoid curve describes the growth of lymph glands. हाँ ये तो सही है कि जो lymphoid organs है जिसमें कि lymph glands है, thymus gland है, tonsils है, इनकी ग्रोथ को ये डिस्क्राइब करता है lymphoid curve, जो कि बेल शेप्ड कर्व होता है, तो ये इन ऑर्गन्स को ही डिस्क्राइब करता है, ये सही है। Lymphatic tissues show rapid growth during the infancy and childhood and reaching a maximum of about 11 to 13 years of age, ये भी सही है, क्योंकि मिड चाइल्डहुड जो रीजन मतलब एज होती है मिड चाइल्डहुड की 11 to 13 है, इसी समय सबसे ज्यादा जो है रैपिड ग्रोथ शो करता है लिम्फेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ आपको मिड चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा शो करता है, मैक्सिमम एट अबाउट 11 to 13 years of age, तो ये भी सही है। Children have on relative basis about thrice as much as lymphatic tissue as they have as adults. Means adults में जितना उनका lymphatic tissue होता है उससे thrice वो जो है वो children में होता है, ये गलत होगा। thrice नहीं twice होता है, about twice, about twice होगा, मीन्स 2 times larger होता है। ठीक है, twice not thrice। ठीक है, तो children have on relative basis about twice as much as lymphoid tissue as they have adults होगा, जबकि यहाँ पे thrice दिया हुआ है, इसका मतलब ये wrong statement है। And the decline of lymphoid curve during the second decade of life is related to the involution or the shrinking of the thymus and tonsils at this time, ये सही है। तो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ जो होती है उसमें श्रिंकिंग की वजह से जो लिम्फाइड कर्व में डिक्लाइन देखा जाता है, ये तो सही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिकॉज पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द लिम्फाइड ग्रोथ कर्व, और नॉट करेक्ट में ऑप्शन 3 सही है, बिकॉज यहाँ पर थ्राइस लिखा है, सही होगा ट्वाइस। ठीक है, ठीक है। अब डिजिटल ट्राइरेडाई आप जानते हैं, डिजिटल ट्राइरेडाई कैसे काउंट करते हैं, जो फिंगर्स होती हैं, मींस जो 4 फिंगर्स हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर
फिंगर है, रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है। ठीक है, सिर्फ थंब के नीचे नहीं होता ट्राई रेडियस, इन 4 फिंगर्स के नीचे होता है, और इसीलिए अगर 4 फिंगर्स के नीचे होता है तो 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। थंब के नीचे डिजिटल ट्राई डाई नहीं होती तो नंबर ऑफ डिजिटल ट्राई डाई यहाँ पे 4 हो जाएगी। मीन्स ये थंब है और ये आपकी 4 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो जो थंब है इसके नीचे डिजिटल ट्राई डाई नहीं होती और हर फिंगर के नीचे होती है। तो नंबर ए बी सी डी अगर करेंगे तो ए बी सी डी ये 4 हो गए आपके डिजिटल ट्राई डाई। ओके, एंड देयर इज नो, इट इज एब्सेंट बिलो द थंब। ठीक है, थंब के नीचे नहीं होता, तो ये हो गया 4, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन 1 जो है 4 ये लिखा है ये सही है। Which of the following groups of primates do not perform arboreal quadrupedalism? Arboreal वर्ड यूज किया गया है। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन से जो प्राइमेट्स हैं वो आर्बोरियल उनका जो है लोकोमोशन होता है। तो ड्वार्फ बुश बेबी, हाँ ये आर्बोरियल लोकोमोशन होता है, पर वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग एंड क्लिंगिंग ये होते हैं। लीपिंग एंड क्लिंगिंग जो इनका लोकोमोशन होता है बुश बेबी, प्रोजीमियंस होते हैं ये। पोट्टो भी उसी में आते हैं। स्क्विरल मंकी जो है आपका न्यू बर्ड मंकीज है, इनकी प्रिंसाइल टेल्स होती है, और ये भी आर्बोरियल लाइफ ज्यादातर ये ट्रीज पर रहते हैं। पिग टेल्ड मंकी जिनको मैकॉक भी कहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये आर्बोरियल क्वाड्रुपेडलिज्म नहीं शो करेंगे, आर्बोरियल नहीं शो करेंगे। वैसे आर्बोरियल क्वाड्रुपेडलिज्म जो है वो जितने भी हायर प्राइमेट्स होते हैं उनमें नहीं दिखाई देता, बिकॉज वो ट्री में नहीं रह सकते। उनकी बॉडी थोड़ा सा हैवी होती है और टेल नहीं होती है या बहुत छोटी होती है, जैसे कि पिग टेल्ड मंकी। अब पिग टेल्ड इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि इसकी शॉर्ट इरेक्ट जो है टेल होती है लाइक पिग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पिग टेल्ड मंकी, इनको मैकॉक कहते हैं। और ये आर्बोरियल क्वाड्रुपेडलिज्म नहीं कर सकते बिकॉज ये लैंड पर रहते हैं मोस्टली। तो इसलिए जो ऊपर के 3 है वो तो आर्बोरियल लाइफ शो करते हैं, बट पिगटेल मंकी it doesn't shows the arboreal quadrupedalism, that is why 4th option is correct. Okay, the next question देख लेते हैं। research in anthropometry, dynamometry and functional anatomy provides some impetus for establishing the science of, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, एर्गोनॉमिक्स होगा। एर्गोनॉमिक्स मीन्स डिवाइसेस की मदद से जो लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ बना देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइंस में डिफरेंट डिवाइसेस उनकी मदद से, तो इसमें एर्गोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन में देख लीजिए एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये सारे सीरम प्रोटीन होते हैं, लेकिन G6PD इज नॉट ए सीरम प्रोटीन। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ये एक इंजाइम, इट्स अ नेम ऑफ इंजाइम, इट्स नॉट अ सीरम प्रोटीन। तो G6PD यहाँ पे राइट आंसर होगा। While the total fertility rate is probably the most useful measure of the fertility, is a poor measure of the population growth because since it doesn't take into account, अब पॉपुलेशन ग्रोथ का ये मीन्स फर्टिलिटी का तो इम्पोर्टेंट या यूजफुल मेजर है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में ये पुअर मेजर है। व्हाई? बिकॉज इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द मॉर्टेलिटी रेट, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट की बात नहीं की जाती इस टोटल फर्टिलिटी रेट में, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ पुअर मेजर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग सोमैटोटाइप्स कैन बी कंसीडर्ड एज मीजोमॉर्फ। अब आपने जब शेल्डन का सोमैटोटाइप्स पढ़ा था, शेल्डन ने दिया था 1940 में। ठीक है, शेल्डन ने 1940 में सोमैटोटाइप्स दिया था, 3 तरीके का बताया था, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था आपका मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ठीक है, 3 टाइप्स बताया था। तो जो एक्टोमॉर्फ है उसमें तो जो लास्ट नंबर होता है वो एक्सट्रीम होता है एक्टोमॉर्फ में। ठीक है, मीन्स उन्होंने जो दिया था एक्टो के लिए, एंडो के लिए, हम देख लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस किए हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो ये देखिए एक्टो वाले की जो लीन एंड थिन बॉडी होती है, एंडोमॉर्फ की थोड़ा
बल्की बॉडी होती है, राउंडेड बॉडी होती है, मीजोमॉर्फ की मीडियम होती है। तो इनमें मसल्स ज़्यादा होती है मीजोमॉर्फ में, और ये बल्की बॉडी होती है, ठीक है। और एक्टोमॉर्फ में लीन एंड थिन बॉडी होती है, लिम्स लंबे और पतले होते हैं, तो एक्टोमॉर्फ हो गया। इसमें क्या होता है कि जो 3 नंबर्स इन्होंने बताए थे 117, तो जो लास्ट नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एक्टो के केस में। एंडो के केस में पहला नंबर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, फर्स्ट नंबर, और दूसरे बाकी जो है 1 1 होते हैं। और मीजो के केस में पहला और अंतिम लीस्ट होता है और बीच वाला एक्सट्रीम होता है, ठीक। तो ये मीजोमॉर्फ होते हैं। अब आपको देखना है इसमें से कौन से मीजोमॉर्फ है। तो मीजो आप जानते हैं बीच वाला ज्यादा होना चाहिए, बाकी दो इक्वल होने चाहिए। तो बीच वाला ज्यादा होना चाहिए, बाकी तो इक्वल होना चाहिए, ऐसा तो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 2 2 है और बीच में 6 है। बाकी में आप देख सकते हैं कि मिडिल वाले में कोई लास्ट और मिडिल सेम है, तो कोई सारे डिफरेंट है। तो इस तरह देखने पे सेकंड वाला ऑप्शन मीजोमॉर्फ शो कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मीजोमॉर्फ शो कर रहा है, ठीक है। ये तो एंडोमॉर्फ शो कर रहा है, ये वाला 622 एंडोमॉर्फ शो कर रहा है। पहला वाला सबसे लार्ज है और बाकी दो सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मीजोमॉर्फ है 262। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फॉसिल रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की बात आती है तो हम देख लेते हैं ओल्डुवाई जॉर्ज, हाँ ठीक है। सैम्बुक मैकन ये भी है, और गोंग वैंगलिंग ये भी है। एमुड नहीं है, एमुड निएंडरथल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एमुड फॉसिल रिमेन निएंडरथल से जुड़ा है, मतलब ये साइट, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो पूछा जा रहा है नॉट एसोसिएटेड, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ जेनेटिक काउंसलर। अब जेनेटिक काउंसलर की इसमें से जॉब कौन सी नहीं है, तो देख लेते हैं। टू हेल्प आइडेंटिफाई फैमिलीज एट पॉसिबल रिस्क ऑफ जेनेटिक कंडीशन, हाँ ये तो है जॉब। टू एनालाइज द फैमिली हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस पैटर्न, ये भी होगा। टू प्रोवाइड द थेरेपेटिक सपोर्ट, ये नहीं होगा। थेरेपेटिक सपोर्ट तो नहीं देता, ये इट्स अ वर्क ऑफ डॉक्टर, नॉट जेनेटिक काउंसलर। एंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक टेस्टिंग रिलेटेड प्रोसीजर्स, ये होगा। इस ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एच एच रिस्ले, एच एच रिस्ले ने 1915 में दिया था क्लासिफिकेशन, ठीक है। मीन्स 1891 से 1901 तक उन्होंने सेंसस के दौरान क्लासिफाई किया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1958 में। और विच ऑफ द ग्रुप डजंट रिप्रेजेंट द साइथो द्रविडियन। साइथो द्रविडियन को कौन इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते, ये आपको बताना है। तो मराठा ब्राह्मण तो करते हैं, कुर्गीज भी करते हैं, कुनबीज भी करते हैं, बट पनियंस नहीं करते। देखिए साइथो द्रविड़ में साइथियन और द्रविडियन इन दोनों के बीच का इंटरमिक्सचर शो करते हैं। मीन्स जो गुजराती, महाराष्ट्रियन एंड सम द्रविडियन, इन सब के बीच का जो इंटरमिक्सिंग पॉपुलेशन है उसको साइथो द्रविडियन कहा रिस्ले ने। और तो उसमें मराठा ब्राह्मण तो आएंगे महाराष्ट्र वाले, कुर्गीज भी आएंगे जो कि द्रविड़ हैं, ये कर्नाटक के कुर्गीज, एंड कुनबीज भी आएंगे, लेकिन पनियंस नहीं आएंगे, बिकॉज पनियंस आर प्योर द्रविड़ रेस, ठीक है। तो ये पनियंस नहीं आएंगे साहित्य द्रविड़ में, ये तीनों तो आएंगे। Then in the year 1976, Eveleth and Tanner authored the book Worldwide Variation in Human Growth. This book is based on detailed descriptions of growth in population from or descendant from. तो जो वर्ल्ड वाइड वेरिएशन की बात करते हैं उसमें ये सारे कॉन्टिनेंट को उन्होंने कवर किया था इस बुक में, जिसमें कि यूरोप भी होगा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये सारा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका यील्डेड ह्यूमिलेट फॉसिल। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीकन साइट्स आपको देखना है, जिसमें कि साउथ अफ्रीकन में बॉर्डर केव तो साउथ अफ्रीका की है, क्लासेस रिवर माउथ भी साउथ अफ्रीका की साइट है,
साल्दाना भी साउथ अफ्रीका की है, लेकिन लेक मुंगो नहीं है, लेक मुंगो ऑस्ट्रेलिया की साइट है। और मिडिल एवेश इथियोपिया, ये आपकी ईस्ट अफ्रीका की साइट है, ठीक है, मिडिल एवेश। तो मिडिल एवेश ईस्ट अफ्रीका की साइट है, लेक मुंगो ऑस्ट्रेलिया की साइट है, बट ऑल दिस थ्री ए बी सी ये जो है आपकी साउथ अफ्रीका की साइट है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पूछ रहा है कि साउथ अफ्रीका साइट्स बताना है आपको, तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट ग्रुप्स हैव द डेंटल फॉर्मूला 2123, 2123 पूछ रहा है, ठीक है। तो 2123 जब फॉर्मूला पूछे तो आपको सर्कोपिथेकॉइडिया एंड होमिनोइडिया में 2123 मिलता है, मीन्स ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड ये जो आपके एप्स एंड ह्यूमंस, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस में 2123 दिखता है। तो इसमें अब देखना होगा कि क्या इसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस हैं। तो मैंड्रिल तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, मैंड्रिल है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, मैकॉक भी है, ठीक है, मैकॉक भी है, मैकॉक, बेबून, मैंड्रिल ये सब क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं। गिब्बन्स भी है क्योंकि ये तो एप है, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमन सभी में 2123 फॉर्मूला पाया जाता है, ठीक है। 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars, ये जो फॉर्मूला है वो सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस में पाया जाता है, मीन्स कैटेराइंस में पाया जाता है, आप सिंपली कह सकते हैं कैटेराइंस में पाया जाता है, प्लेटेराइंस में नहीं, नहीं पाया जाता। प्लेटिनाइंस में कौन आएंगे, मीन्स न्यू वर्ल्ड मंकीज में मार्मोसेट्स तो आपके न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, कैपुचिन भी न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, मीन्स डी और ई तो न्यू वर्ल्ड मंकीज में आ जाते हैं, इसका मतलब ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी ओनली, आंसर ए बी सी ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो मैकॉक और मैंड्रिल ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हो गए, गिब्बन जो है आपका हाइलोबेटेड मीन्स आपका एप्स में आ गया, स्मॉल एप्स में, ठीक। मार्मोसेट आपका कैलिथ्राइस्टी ग्रुप का है, जिसका कि जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2132 होता है, नॉट 23, ठीक है। और कैपुचिन मंकी आ गया, इनका जो है डेंटल फॉर्मूला 2133 होता है, ठीक। तो इस तरह ये दोनों तो निकल गए, ये जो प्लेटिनाइंस हैं, प्लेटिनाइंस निकल गए और कैटेराइंस बच गए, तो कैटेराइंस में 2 ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है और एक हाइलोबेटेड एप है, स्मॉल एप, तो ए बी सी ओनली हो जाएगा, ठीक है। अब सुपर फैमिली होमिनोइडिया, अब होमिनोइडिया में जो सुपर फैमिली है उसमें हाइलोबैटिडी, पोंगिडी और होमिनिडी 3 फैमिलीज आती हैं, जिसमें हाइलोबैटिड्स में स्मॉल एप्स, गिब्बन्स, यामिंग आते हैं, पोंगिड्स में आपके चिंपैंजी, ओरंग गोरिल्ला आते हैं, और होमिनिड्स में ह्यूमंस आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि होमिनोइडिया में कौन कौन आएंगे, तो स्मॉल एप्स, ग्रेट एप्स एंड ह्यूमन तीनों आएंगे। तो देख लेते हैं, गोरिल्ला तो ठीक है, ये बिग एप है, देन चिंपैंजी भी, ये भी पॉन्गिड्स में आते हैं, देन गिब्बन ये हाइलोपेटिड्स हैं, बेबून ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी तो होमिनोइडिया में नहीं आएंगे क्योंकि ये सर्कोपिथिकोइडिया से बिलोंग करते हैं, और हाउलर मंकी भी नहीं आएगा क्योंकि हाउलर मंकी तो प्लेटिनाइंस हैं और ये सीबोइडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं आएंगे, वेपून भी नहीं आएंगे, सिर्फ इसमें एप्स और ह्यूमंस आएंगे होमिनोइडिया में, ठीक है। तो एप्स ये 3 यहाँ पर लिखे ए बी सी, ये तीनों आएंगे ए बी सी, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, ए बी सी आएगा। हाँ, which of the following point
आंसर करेक्ट इन रिलेशन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेसेस बाय एस सरकार। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं। इंडो आर्यंस आर मीजोसिफल, देयर आर 6 मेजर रेशियल एलिमेंट्स, साइथोथेरेपिन इज वन ऑफ द मेजर रेशियल एलिमेंट। साइथोथेरेपिन ऐसे सरकार में नहीं थी, रिस्ले की क्लासिफिकेशन में था। मीजोसिफेलिक एंड ब्रेकिसिफेलिक टाइप्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम रीजनल पॉपुलेशन, ये सही है। 6 मेजर रेशियल एलिमेंट्स, ये भी सही है। डोलिकोसिफेलिक इज द प्रेडोमिनेंट टाइप इन इंडियन पॉपुलेशन, ये भी सही है। मीन्स बी डी ई सही है, बी डी ई, BDE करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। देयर आर 6 रेशियल एलिमेंट, ये सही है, ऐसे सरकार ने 6 में डिवाइड किया था। देन मीजोसिफेलिक ब्रैकिसिफेलिक टाइप्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम रीजनल पॉपुलेशंस, ये भी सही है। एंड डोलिकोसिफेलिक इज द प्रेडोमिनेंट टाइप इन इंडियन पॉपुलेशन, ये भी सही है। तो BDE ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म में देख लेते हैं आर्थर कीथ, हल्डाने, गुडाल, हैमिल्टन एंड पॉल ब्रोका। इसमें हल्डाने एंड हैमिल्टन होगा, बी एंड डी होगा, बी एंड डी ओनली, ऑप्शन 4 करेक्ट है, हल्डाने एंड हैमिल्टन। देन फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पूछ रहा है, वो अमंग द फॉलोइंग आर द फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसमें थॉमस डेल स्टीवर्ट हो जाएंगे, प्रसन्नता के चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, केवल कृष्णन हो जाएंगे, पेंटर ब्रिक नहीं है और जॉन जेफरीज नहीं है। तो ACD, ACD only, that is option 3 is correct. ठीक, then who among the following declared the Piltdown skull as hoax? तो पिल्डाउन स्कल को होक्स किसने बताया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको बताया था, इसका एक वो याद कर लीजिए आप फॉर्मूला, पिल्डाउस्कल को होक्स किसने बताया था। तो सबसे पहले इसको ये इंग्लैंड के ये चार्ल्स डाउसन 1912 में चार्ल्स डाउसन ने पिल्डाउन स्कल को खोजा था। पिल्डाउन स्कल की डिस्कवरी चार्ल्स डाउसन के उसमें जाती है। चार्ल्स डाउसन ने पिल्डाउन स्कल को 1912 में इंग्लैंड के एक पिल्डाउन नामक एक साइट से खोजा था, दैट इज व्हाई इसको पिल्डाउन स्कल कहा जाता है। पर ये बाद में फ्रॉड बताया गया, ये मीन्स झूठा बताया गया बाय 3 साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि ये एक फॉसिल का स्कल नहीं, बल्कि इसमें 3 डिफरेंट स्पेसिमेंस को मिलाकर ये स्कल तैयार की गई है, और इसको मीन्स झूठा बताया गया, होक्स बताया गया बाय 3 साइंटिस्ट, जिनको कि हम याद कर सकते हैं COW से। ठीक है, ये एक फॉर्मूला मतलब ये कोड है जिससे आप याद कर सकते हैं। और इसमें आपको C से आ जाएगा क्लार्क, O से आ जाएगा ओकले एंड W से आ जाएगा वीनर। तो क्लार्क, ओकले, वीनर, COW, काउ। ठीक है, तो पिल्डाउन स्कल को होक्स बताने वाले जो 3 साइंटिस्ट थे उनको काउ से आप याद कर सकते हैं, क्लार्क, ओकले एंड वीनर। क्लार्क, C फॉर क्लार्क, O फॉर ओकले एंड W फॉर वीनर। तो क्लार्क, ओकले, वीनर से आपको याद हो जाएगा पिल्डाउन स्कल को होक्स किसने बताया था। लेकिन इसको डिस्कवरी करने वाले जो थे वो चार्ल्स डाउसन थे। चार्ल्स डाउसन 1912 में खोजे थे, जबकि 1953 में इन 3 साइंटिस्ट ने 1953 में इन 3 साइंटिस्ट ने इसको होक्स बताया, और चार्ल्स डाउसन ने इसको 1912 में इंग्लैंड की एक पिल्डाउन साइट से इसकी डिस्कवरी बताई थी। ठीक है, तो ABC हो जाएगा, ABC ओनली, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, ऑर्थर कीथ ने तो इसको फेवर किया था पिल्डाउन स्कल को, ये नहीं होंगे, रेमंड आर्ट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन ABC जो है करेक्ट है। अब आर्किक सेपियंस पूछ रहा है, हेक्सियन नहीं होगा, काव्य नहीं होगा, ओमो, फ्लोरिस्पा, डर्नेसी। तो काव्य सही है, रोडेशियन मैन यहाँ से मिला था। ठीक है, और होम्बे और ओमो और फ्लोरिशबाद भी सही है, तो ये तीनों सही है, BCD सही है, BCD ओनली सही है। फॉसिल प्राइमेट्स में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, आर्किक सेपियंस के जो 3 साइट्स हैं। ठीक है, देन लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच कराना है। हेड सरकमफरेंस, वेट फॉर स्टेचर, सोल्जर हिप रेशियो, BMI पर एज, और इधर
लिस्ट 2 में प्री स्कूल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट दिया हुआ है। अब आपको देखना है हेड सरकमफ्रेंस हम किन ग्रुप के लोगों में करते हैं। तो हेड सरकमफ्रेंस में हम प्री स्कूल चिल्ड्रन में करते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हेड सरकमफ्रेंस दिखता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इससे आंका जाता है कि वो उनकी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, मेंटल जो उनका ब्रेन का वो डेवलपमेंट है वो सब सही है कि नहीं, ये हेड की साइज से पता लग जाता है। देन वेट फॉर स्टेचर, शोल्डर हिप रेशियो एंड बीएमआई फॉर एज आता है। ठीक है, तो बीएमआई फॉर एज तो आपका ये आ जाएगा चिल्ड्रन एडोलेसेंट में। ठीक है, शोल्डर हिप रेशियो ये आ जाएगा एडोलेसेंट में। वेट फॉर स्टेचर आ जाएगा प्री एडोलेसेंट में। ठीक है, तो शोल्डर हिप रेशियो हमने एडोलेसेंट में देखा, वेट फॉर स्टेचर प्री एडोलेसेंट में देखा, हेड सरकमफ्रेंस प्री स्कूल में। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 दो जगह दिया हुआ। बी का देख लेते हैं, वेट फॉर स्टेचर ये हमने प्री एडोलेसेंट में लगाया ना, मीन्स 3 लगाया है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर सी का हमने 4 लगा दिया है, एडोलेसेंट एंड बीएमआई फॉर एज 1 लगा दिया, इस ऑप्शन 2 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच कराना यहाँ पे भी। कार्ल एंड स्टीनर है, इनका तो डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप हो जाएगा सीधे। जेवियस हल्दाने हैं, कोरी कोरी है एंड फोर्ड एंड हल्दाने हैं। ठीक है, तो हल्दाने हल्दाने का ये फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट टू स्टडी द लिंकेज क्वांटिटेटिवली इन द ह्यूमन, फर्स्ट टू स्टडी द लिंकेज क्वांटिटेटिवली इन द ह्यूमन, हल्दाने हो जाएंगे। लैंडस्टीनर का होगा डिस्कवर्ड एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। देन कोरी एंड कोरी का हो जाएगा सजेस्टेड the role of genetic disease in shaping the genetic constitution of human, the role of genetic disease in shaping the genetic constitution of human. And then Ford and Haldane ka ho jayega demonstrated the first enzyme specific defect in an inborn error of metabolism. ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। तो ए का हो गया 3, ए का 3 दो जगह दिया हुआ। बी देख लेते हैं, बी का 1 होगा, इस ऑप्शन 3 करेक्ट है। बी का 1 फर्स्ट स्टडी लिंकेज। देन कोरी एंड कोरी आ जाते हैं, सी का 2 suggested the role of genetic disease in shaping the genetic constitution of human, and then D का 4 demonstrated the first time specific defect, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन यहाँ पर आ जाता है आपका मैच करने के लिए, टैमरिन दिया हुआ है। ठीक है, टैमरिन, मार्मोसेट्स ये सब क्या है, कैलिथ्राइस्टी में आते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं। देन हाउलर मंकी ये भी एक न्यू वर्ल्ड मंकी है। स्पाइडर मंकी इज ऑल्सो न्यू वर्ल्ड मंकी। बैबून्स ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं। अब इन सब के ये जो कुछ बायोलॉजिकल नेम दिए हुए इनसे आपको मैच कराना है। ठीक है, अब टैमरिन है, टैमरिन का सैगुइनस होता है, टैमरिन का सैगुइनस होता है। और देखना पड़ेगा आपको, देखिए स्पाइडर मंकी का एटिल्स होता है, एटिल्स एटिलिडी फैमिली का है ये। और बेबून्स का पेपियो हो जाएगा, और हाउलर मंकी का अलाउटा हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं। देखिए टैमरिन से आपको टैमरिंड, आप जानते हैं इंग्लिश, टैमरिंड अगर आप इसको समझ लें, ठीक है, तो उसको हम अपने वेजिटेबल से जोड़ सकते हैं, जिसको हिंदी में हम साग भाजी ये सब कहते हैं, सागविंस कर सकते हैं। तो टैमरिन से सागविंस कर देंगे तो आपको एक हल्का सा याद आ जाएगा। फिर बैबून्स, यहाँ बाबू एंड पापा, पापा कर सकते हैं, बाबू पापा, तो कुछ किन रिलेशंस की बात हो गई, तो बैबून को पैपियो से जोड़ देंगे आप। इसी तरह स्पाइडर मंकी को आप एटिल से जोड़ना है तो एटीला कर सकते हैं, एटीला, स्पाइडर मंकी एटीला, तो एटील, एटीला, हाँ, तो एटील, तो इस तरह जोड़ लेंगे। और हाउ तो अलाउ, अलाउ, तो अलाउटा, अलाउटा, इससे इस तरह आप याद कर सकते हैं, हाउ अलाउटा, स्पाइडर मंकी एटीला, बैबून्स पेपियो, एक किन रिलेशन
टाइप का कुछ दिख रहा है और टैमरिंड को साग भाजी से जोड़ दिया तो सैगविन्स कर दिया, सैगविनस। ठीक है, तो याद करने के लिए अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो, नहीं तो ठीक है। तो टैमरिंड को हम सैगविनस से लगा देते हैं, हाउलर को अलाउटा से लगा देते हैं, स्पाइडर को एटिले से लगा लेते हैं और बेबोन्स को पेप्यो से लगा देते हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन बी का हमने 1 लगाया, अलाउटा, हाउला, अलाउटा, हाउ, आओ, अलाउ, इस तरह आप थोड़ा सा देख सकते हैं, राइमिंग है। ठीक है, हाउ, अलाउ, तो ये हो गया अलाउटा। देन स्पाइडर, अटीला, तो ये हो गया सी का 2 एंड बाबू, पापियो, तो ये हो गया डी का 3। ठीक है, पापा, बाबू, तो इस तरह के जनरेशन, तो इस तरह आपको याद करने में थोड़ा इजी हो सकता है। तो देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट है। तो देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो 1990 आपको याद होगा, जो कि 2003 तक चला था, 13 इयर्स तक। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी कहते हैं इसको, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 13 ईयर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है बिकॉज ये 13 इयर्स तक पूरा हुआ था। देन ह्यूमन जीनोम डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, ये 1991 हो जाएगा, ये भी 1990 में शुरू हुआ था, 1991 होगा। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम है ये 1964 में शुरू हुआ था और 74 तक चला था। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये 1971 में जो है हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तो आप मैच करा लीजिए। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम 1964 जो कि 74 तक चला, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 देखिए दो जगह दिया हुआ है। मैन एंड बायोस्फीयर 1971 बताया, तो ये हो जाएगा बी का 1, ये भी दो जगह दिया हुआ है। देन सी देख लेते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 1990 बता रहा है, सी का 4 होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। एंड देन डी का 2 हो जाएगा 1991। ठीक, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पहले आएगा, फिर देन जीनोम डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट आएगा, इससे थोड़ा आप याद रख सकते हैं। 1990 में जीनोम प्रोजेक्ट आया, 1991 में जीनोम डाइवर्सिटी आया। इसी तरह इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम पहले आता है 1964 में, लेकिन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो 1971 में आता है। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन इसी तरह ये एक फॉसिल रिमेन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ने ऑलरेडी फॉसिल प्राइमेट्स में किया है अच्छे से, फिर भी यहाँ कर लेते हैं। आर्डिपिथिकस दिया हुआ, एडापीडी, पैरापिथिसिडी, प्रोकॉन्सल, एम्प्रेसियोडापिफॉर्मिस। अब इनके अपीयरेंस के आधार पर, जियोलॉजिकल स्केल पे अपीयरेंस के आधार पर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको अरेंज करना है। तो अर्लीस्ट जो इसमें फॉसिल है उससे लेके लेटेस्ट फॉसिल तक अरेंज करना है। तो आर्डिपिथिकस है, जो आर्डिपिथिकस रैमिडस का आता है, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जस्ट पहले की स्पीशीज है। देन एडापीडी है, ये इयोसीन का स्पीशीज है। देन पैरापिथिसिडी, ये ओलिगोसीन का स्पीशीज है। ये मायोसीन का हो गया और ये पेलियोसीन का हो गया। ये सारे जो है टर्शियरी पीरियड से जुड़े हुए हैं। टर्शियरी पीरियड में 5 इपॉक्स आते हैं, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। ठीक है, ठीक है, और फिर बचते हैं प्लिस्टो एंड होलो, ये आते हैं आपके क्वाटरनरी में, जिसको कि पेलियोजीन एंड नियोजीन में भी बाद में लेटर उसको क्लासिफाई किया गया, पेलियोजीन, नियोजीन, लेकिन पहले इसको टर्शियरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड में ही क्लासिफाई किया गया था। तो पेलियोसीन हो गया, अब ये इपोक है, तो पेलियोसीन से आपका प्लेसियोडापिफॉर्मिस बिलोंग करता है। देन एडापीडी जो है आपका इयोसीन से बिलोंग करता है। पैरापिथिसिडी आपने पढ़ा था, ओलिगोसीन से बिलोंग करता है, जो फेम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में मिला था।
देन प्रोकॉन्सल आपका मायोसिन से बिलोंग करता है, एंड देन आता है आपका आर्डिपिथिकस जो कि प्लायोसिन से बिलोंग करता है। तो सबसे पुराना कौन होगा? ई, दैट इज प्लेसिएटा पिफॉर्मिस। ये क्या है? पेलियोसिन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ई से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। या फॉसिल प्राइमेट वाले चैप्टर में जो हम पढ़ा रहे थे तब भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, और जो लास्ट जो हर दिन 10 सीरीज थी दिसंबर 23 की, उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर फिर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ई पहले आएगा प्लेसिडा पिफॉर्मिस जो कि पेलियोसिन इपोक का है, देन बी आएगा दैट इज एडाप्यूटी इयोसिन इपोक का है, देन सी आएगा दैट इज पैरापिथिसिडी जो कि ओलिगोसिन इपोक का है, देन प्रोकॉन्सल आएगा जो कि मायोसिन इपोक का है, देन आर्डिपिथिकस आएगा जो कि प्लायोसिन इपोक का है, और इसी के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस की डिफरेंट वेराइटीज हमको मिलने लगती हैं प्लायोसिन से लेके प्लिस्टोसिन तक। ओके, अर्ली प्लिस्टोसिन तक। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी ए, ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंडमार्क्स सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर में लगाना। सिफेलोकॉर्डल, अब सिफेलिक का मतलब आप जानते हैं हेड होता है, कॉर्डल माने टेल होता है, मींस हेड से लेकर टेल की तरफ जितने भी ऑर्गन्स, ये जो लैंडमार्क्स हैं उसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो जो एक्टोकैंथियन है ये आपके आई रीजन में होती है, एक्टोकैंथियन। ट्राइकियन आपके फोरहेड रीजन में होता है। सिम्फिसियन जो है आपके पेल्विक रीजन में होता है, सिम्फाइजियन पेल्विक रीजन में होता है। एक्रोपेडियन आपके फुट रीजन में होता है, और मीजोस्टर्नल आपके स्टर्नम मीन चेस्ट रीजन में होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मीजोस्टर्नॉन लिख लेंगे, यहाँ पर आप सिम्फाइजियन एस लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्रोपोडियन लिख लेते हैं, यहाँ पर आई वाले रीजन में आपका एक्टोकैंथियन है, एक्टो एंड एंडोकैंथियन होते हैं आई के बाहरी छोर पे एक्टो और इनर पे जो है एंडोकैंथियन लैंडमार्क होता है, एंड ट्राइकियन जो है फोरहेड से हेयर लाइन के जहाँ स्टार्ट होती है वो वाला रीजन ट्राइकियन होता है, मीन्स ये ट्राइकियन हो गया। तो ट्राइकियन सबसे पहले आ रहा है। अगर सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर में चलते हैं, हेड से टेल की तरफ चलते हैं, तो ट्राइकियन सबसे पहले आ रहा है, देन एक्टोकैंथियन आ रहा है, देन मीजो स्टर्नेल आ रहा है, देन सिम्फाइजियन आ रहा है, एंड देन एक्रोपोडियन आ रहा है। तो इसी ऑर्डर में हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राइकियन वाला देख लेते हैं, ट्राइकियन बी है, बी से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। देन ए आ जाता है एक्टोकैंथियन, देन डी आ जाता है आपका मीजोस्टर्नेल, देन सिम्फाइजियन सी आ जाता है, एंड देन ई आ जाता है दैट इज एक्रोपोडियन। यहाँ पे आप सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर में देख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह आपको अरेंज करना है। अरेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेड बाय फॉलोइंग स्कॉलर्स फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। अब लेटेस्ट टू अर्लीस्ट बताना है, यहाँ पे अर्लीस्ट टू लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट बताना है। तो देखिए लेटेस्ट टू अर्लीस्ट में देखेंगे तो जो भी क्लासिफिकेशन दी गई डिफरेंट ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ये साइंटिस्ट के द्वारा, उसमें आपको देखना है कि सबसे पहली क्लासिफिकेशन किसने दी थी। तो सबसे पहली दी थी रिस्ले ने। ठीक है, रिस्ले ने दी थी 1901 में, उन्होंने किया था क्लासीफाई 1891 से 91 तक, लेकिन 1915 में उनका जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, देन गुहा का 1931 है, और हैडन का 1924 है। ठीक है, हैडन का 24 है, रगरी का 1921 है, 21 है, और एसएस सरकार का 1954 है। तो अब देख सकते हैं कि सबसे जो लेटेस्ट है, क्योंकि बिकॉज लेटेस्ट से अर्लीस्ट जाना है ना, तो लेटेस्ट मतलब सरकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सरकार से चलेंगे तो गुहा आएगा नेक्स्ट, गुहा के बाद आएगा हैडन, हैडन के बाद आएगा रगरी, रगरी के बाद रिस्ले। तो देख लेते हैं ई से स्टार्ट करना होगा, ई से 2 स्टार्ट है, चेक कर लेते हैं। देन बी आता है, गुहा दोनों में है, सी आता है जो कि हैडन है, वो भी दोनों में है। अब यहाँ पे डी देखना है, रगरी होगा, ए नहीं होगा पहले, रिस्ले नहीं होगा, तो रगरी पहले आएगा देन रिस्ले आएगा। ठीक, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ फॉलोइंग बुक्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक, अब इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसमें बुक आ जाएगी, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ग्रोथ एंड एडोलेसेंस सबसे पहली बुक आ जाएगी जेएम टेनर के द्वारा। ये सारी कुछ सब जेएम टेनर की ही बुक्स हैं। कुछ और भी को ऑथर्स हैं। तो जेएम टेनर की जो ग्रोथ एंड एडोलेसेंस बुक है, ये सबसे पहली बुक है 1962 की, 1962 की। ठीक है, तो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट लगाना है आपको, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। लेटेस्ट टू अर्लीस्ट लगाना होगा तो ठीक इसके उल्टा करना पड़ेगा, तो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट लगाना है। इसलिए क्यों, देखिए लेटेस्ट टू अर्लीस्ट लगाएंगे तब फिजियोलॉजी वाली बुक सबसे लास्ट आती है, तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ एंड एडोलेसेंस इनकी अर्लीस्ट बुक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देन ह्यूमन बायोलॉजी इनकी नेक्स्ट बुक है, ह्यूमन बायोलॉजी ये वाली बुक, ये 1968 में इन्होंने लिखी थी। ह्यूमन बायोलॉजी फर्स्ट एडिशन इनका आया था 1968 में। एंड देन वर्ल्ड वाइड वेरिएशन 1976 की बुक है, जिसमें कि डिफरेंट जो सारे कॉन्टिनेंट्स उनके लोगों पर इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ का स्टडी किया था, तो ये 1976 की बुक हो गई, 1976। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, ठीक है, 1976 की बुक हो गई। एंड देन आती है फीटस इनटू मैन, फीटस इनटू मैन, ये 1978 की बुक है, 1978 की फीटस इनटू मैन। एंड देन आती है लास्ट में फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, जो कि 1989 की बुक है, 1989 की बुक है, 1989। ठीक, तो इस तरह आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी ग्रोथ एंड एडोलेसेंस बी, देन आ जाएगी ई, बी ई मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन डी आ गया, डी आ गया आपका वर्ड वाइड वेरिएशन, देन ए आ गया फीटस इनटू मैन, एंड देन लास्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। Then given below are the two statements. There is an association with blood types and their genetic diseases. तो ब्लड ग्रुप टाइप्स और जेनेटिक डिजीजेस में एसोसिएशन होता है, हाँ ये तो सही है। एंड द एसोसिएशन बिटवीन ब्लड ग्रुप टाइप्स एंड जेनेटिक डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज, ये गलत होगा, लिंकेज का एग्जांपल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। देन यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जेम टेनर आइडेंटिफाइड व्हाट इज नोन एज secular trend in the growth of children of adolescents during the 19th and 20th centuries. James Tanner observed the trend of increase in height at all ages, particularly in adolescence and earlier sexual maturation in Western Europe and USA that began in early 1800s and continued to the middle of 20th century. तो ठीक है, एजर्शन को ही ये रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ठीक है।